हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। तो मैं आज आपके लिए कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और मैं आज आपके लिए वैदिक सभ्यता जो हमारा टॉपिक है उसको लेकर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जैसे कि जो जो पॉइंट हमको डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट क्लास में सिंधु घाटी की सभ्यता हो चुका है। अब हमारी सेकंड क्लास है वैदिक सभ्यता के लिए। तो इसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 BC से 600 BC, जैसा कि आप देख सकते हो। अब आप ये पूछोगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो तो आपने 2500 BC से 1750 BC बताया था, बट अब वैदिक सभ्यता का पीरियड 1500 से 600 BC कैसे आ गया। ये 250 वर्ष का टाइम पीरियड तो जो है कहाँ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो जाता है तो उसके बाद किसी भी नए सभ्यता को जन्म होने में या स्थापित होने में थोड़ा बहुत समय लगता है। तो जो ये 250 वर्ष था ये वही था कि सिंधु घाट की सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को स्थापित होने में या जमने में 250 वर्ष का समय लग गया, जिसका कोई विवरण हमारे पास लिखित रूप में नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने दो भागों में डिवाइड किया है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था 1500 BC से 1000 BC और उत्तर वैदिक का 1000 BC से 600 BC। तो पहले देखते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता के संस्थापक आर्यन थे। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो इस सभ्यता के जो संस्थापक थे वो थे आर्यन। ठीक है, जिनके नाम पर ही भारत, हमारे देश का नाम आर्यव्रत भी पड़ चुका है। ठीक है, इसी सभ्यता के बाद पड़ा था वो आर्यव्रत कहा जाता था जब। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। इसके बाद चलते आगे। इस सभ्यता का मुख्य स्रोत, इस सभ्यता के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो वो हमें वेदों से पता चलता है। तो वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से, चलो देखते हैं। पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है, यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। यह 10 मंडलों में बटा हुआ है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, इसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है। इसमें 1028 सूक्तक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ऋग्वेदिक काल में वो क्या है, इसके तीसरे मंडल में तो ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है। तो इसका आंसर है तीसरे मंडल से, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और सबसे पुराना या सबसे बड़ा वेद कौन सा है, वो भी ऋग्वेद है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा यजुर्वेद। तो यज्ञ की विधियाँ, मतलब जो भी यज्ञ करने के तरीके थे, तो यह यज्ञ किस किस कारण के लिए किया जाता था, वो सब जो यज्ञ की विधिया है वो यजुर्वेद में दी गई है। इसके बाद आता है थर्ड हमारा सामवेद। सामवेद में क्या है, संगीत से कुछ रिलेटिव है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। जो आपने सुना होगा 8 जो वो होते हैं संगीत के, जो क्या बोलते हैं उनको, पद वगैरह, जैसे कि सा रे गा मा पा नी धा सा ना, आपने ये जरूर सुने होंगे। तो वो सामवेद से लिए गए हैं। अर्थवेद क्या है, अर्थवेद है चौथा वेद हमारा। इससे जादू टोना और औषधियों का विवरण जो है अर्थवेद में मिलता है। इसके बाद चलते हैं वेद। वेद शब्द का अर्थ, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, ज्ञान। आर्य शब्द का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया है श्रेष्ठ व्यक्ति, और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आर्यों का मूल निवास, कि आर्य जो है कहाँ से आए थे। तो इस संदर्भ में 4 प्रमुख सिद्धांत है। पहला है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्य जो है उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक होम से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य जो है तिब्बत से आए थे। इसके बाद अविनाश चंद्र द्वारा आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। इसके बाद आता है मैक्स मुलर, जो कि सर्वमान्य तथ्य है। आज मैक्स मुलर के अनुसार आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का विस्तार, आर्य किस तरीके से भारत आए। आर्य निम्न प्रकार से भारत आए। सबसे पहले मध्य एशिया से चलकर वो अफगानिस्तान आए। उसके बाद पंजाब में आए। पंजाब से भारत के हरियाणा में आए। हरियाणा के बाद दिल्ली में आए, और दिल्ली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में गए, जहाँ पर उन्होंने मगध की स्थापना की। ठीक है,
तो ये अगला पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, जो भी ये मैं करा रहा हूँ आप इनके जो साथ के साथ हैंड नोट्स बना लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम आता है तो आपके पास थोड़ा लिखा हुआ डाटा होना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपको ये समझ में आ रहा है, बट आप जब किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेडी होते हैं या रिवीजन करते हैं तो आपको नोट्स चाहिए होते हैं। तो ये मेरे हैंड नोट्स हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और मैं इनके बाद जब हमारा थ्योरेटिकल टाइप से हम एक एक टॉपिक क्लियर कर लेंगे, बेस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसके बाद मैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में जो है एक एक वीडियो सब टॉपिक पे लेके आऊँगा। तो इससे आपको पता लग जाए कि जो मैंने पढ़ा है वो इसी से आ रहे हैं, ठीक है। तो आर्यों का समाज देखते हैं। आर्यों का जो समाज है 4 वर्गों में डिवाइड था, जैसा कि मैंने आपको सिंधु घाटी की सभ्यता में कराया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उनका जो समाज था वो 6 वर्गों में डिवाइड था, जिसमें कि पहला था ब्राह्मण, दूसरा वैश्य, तीसरा सैनिक, फिर किसान, उसके बाद कुम्हार और उसके बाद था मजदूर। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है समाज जो 4 वर्गों में डिवाइड हो गए, और ये हम अभी सिर्फ ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हो, उत्तर वैदिक काल के बारे में सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो पहला था ब्राह्मण, शिक्षा और धर्म का जो कार्य करते थे उनको ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय, जो योद्धा या युद्ध वगैरह में अपना काम करते थे उनको क्षत्रिय कहा गया। वैश्य, जो व्यापार करते थे, जो व्यापारी थे उनको वैश्य बोला गया। श्रमिक, जो श्रमिक थे या मजदूर थे उनको शूद्र में डाला गया। यह वर्ण विभाजन कर्म पर आधारित था, न कि जन्म पर, ठीक है। तो कर्म पर आधारित कैसे होता है, मतलब जो जैसा काम करता था उसको उस वर्ग में डाल दिया जाता था, न कि ऐसे कि अगर कोई किसान के घर में पैदा हो रहा है लड़का तो वो किसान ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी और वैश्य भी। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक। तो इसमें ये डिफरेंट है दोनों में। आर्यों की भाषा कैसी थी, संस्कृत। बाल विवाह यहाँ पर नहीं होते थे और विधवा विवाह हो जाते थे। अब आती है आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वेदिक सभ्यता में आर्यों के देश को कहा जाता था राष्ट्र। आर्यों के देश को राष्ट्र कहा जाता था। और सेकंड पॉइंट है, राष्ट्र का मुखिया जो है राजन होता था, ठीक है। जब ये सभ्यता बस गई तो आर्यों का जो देश बन गया उसको राष्ट्र कहा जाता था, और राष्ट्र का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था, राजन, जैसे कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति बोला जाता है। तो आर्यों की राजनीति जो कबीला पर आधारित थी, अर्थात वो कबीले में रहते थे, जैसे कबीले का एक सरदार होता है। इस काल में राजतंत्र का विकास नहीं हुआ था, इस काल में राजा सबसे शक्तिशाली नहीं था, ठीक है, मतलब लोगों की भी चलती थी। राजा का पद आनुवांशिक नहीं था, ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा होगा, कोई भी राजा बन सकता था। राजा को 2 परिषदों के द्वारा चुना जाता था, पहली थी सभा, दूसरी थी समिति। पहली थी सभा और दूसरी थी समिति। इसके बाद सभा के अध्यक्ष सभापति थे, समिति के अध्यक्ष ईशान थे, और राजा की मंत्री परिषद में 3 प्रमुख मंत्री थे, ठीक है। राजा की जो मंत्री परिषद थी उसमें मुख्य रूप से 3 मंत्री थे। पहला था पुरोहित, दूसरा सेनानी, तीसरा ग्रामणी। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी ऋग्वेदिक काल में आर्यों की, इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और दूसरा व्यवसाय कृषि था, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यवसाय क्या थे, पहला था व्यापार और दूसरा था कृषि। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी की कैसी थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो थी नगरीय सभ्यता। यह लोग घोड़े और लोहे से परिचित थे, और जबकि डिफरेंट क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो घोड़े और लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे। इनका प्रिय पशु गाय थी। गाय को अधन्य कहा जाता था। अधन्य शब्द का अर्थ होता है जिसे मारा न जा सके, ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। इस काल में कर व्यवस्था नियमित नहीं थी, और धर्म, ऋग्वेदिक काल का धर्म बहुदेववाद था, इसमें बहुत से देवताओं को माना जाता था। इस काल में 33 देवी देवता प्रमुख थे, और इनमें भी प्रमुख थे सबसे पहले इंद्र। ऋग्वेदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता, युद्ध का देवता, वर्षा का देवता जो है
इंद्र को माना गया। और ऋग्वेद में जो है इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार हुआ है। अग्नि दूसरा था हमारा मुख्य रूप से अग्नि का देवता, दूसरा सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है, जिसको मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थता का देवता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब किसी को भी भगवान से कुछ काम होता था या कुछ मांगना होता था या उनकी पूजा करनी होती थी तो क्या करते थे? यज्ञ करते थे। तो यज्ञ से अग्नि निकलती है। तो इसी तरीके से कहते हैं कि मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थता का देवता था। इसके बाद आता है वरुण, जो कि समुद्र और जल का देवता था। इसके बाद आते हैं सावित्री, सूर्य और प्रकाश के देवता। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया ऋग्वेदिक काल। अब आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC। तो इस काल में वर्ण विभाजन जन्म के आधार पर हो गया। इस वर्ण विभाजन के बाद भारत में जाति प्रथा की शुरुआत हो गई। इस वर्ण विभाजन के बाद ब्राह्मण सबसे शक्तिशाली हो गए। अब क्या हो गया? ब्राह्मणों को सबसे शक्तिशाली समझा जाने लगा, या वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति मान बैठे थे। और शूद्रों की स्थिति बेहद खराब हो गई, क्योंकि इस वर्ग में जो सबसे नीचे था वो था शूद्र वर्ग। शूद्र न ही तो वेद पढ़ सकते थे और न ही हवन कर सकते थे। इस काल में यज्ञ एक प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान हो गए, क्योंकि जब ब्राह्मणों के हाथ में सब कुछ आ गया तो वो यज्ञ को एक अपनी कमाई का या कुछ भी बोल सकते हो जरिया उन्होंने बना लिया। राजनीतिक व्यवस्था, इस काल में राजतंत्र का विकास हो गया। इस काल में राजा का पद जो सबसे शक्तिशाली हो गया और राजा का पद आनुवंशिक हो गया। मतलब अब राजा का बेटा सीधा राजा बन जाता था, उसे किसी समिति या किसी के द्वारा चुनाव की जरूरत नहीं थी। इस काल में राजा की मंत्री परिषद में 12 प्रमुख मंत्री थे। इन मंत्रियों को रत्ने कहा जाता था। भागदुग, इस काल में राजसम मंत्री होता है। इसके बाद आता है दशग्राह युद्ध। तो ये एक युद्ध का वर्णन है इसमें। तो ये आपको एक बार देख लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दशग्राह युद्ध जो किस किस के मध्य हुआ। जो इसका मेन जो पॉइंट है पूछने का एग्जाम में वो ये है। तो आप इसमें बताओगे कि ये जो है सुदास और 10 राजाओं के मध्य हुआ। और इसको डिवाइड कर सकते हैं। और 10 राजा में क्या थे? 5 राजा तो आर्यन थे और 5 नॉन आर्यन थे। इसका रिजल्ट क्या है? इस युद्ध में सुदास की जीत हुई, 10 राजाओं की हार हुई और कुरु वंश की स्थापना हुई और भरत राजा बने। इसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार था। यह एक अर्धनगरीय सभ्यता थी, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता कैसी थी? अभी मैंने आपको बताया था ग्रामीण सभ्यता पूरी तरीके से, और ये क्या होगी? अर्धनगरीय, मतलब आधि ग्रामीण आधि नगरीय। परंतु इस काल के अंत में हम भारत में दूसरा नगरीकरण देखते हैं। तो इस काल के अंत में जो है नगर बनने चालू हो गए बिल्कुल। इस काल में लोहे का भारी प्रयोग शुरू हो गया। इस काल में कर व्यवस्था नियमित हो गई, जबकि ऋग्वैदिक काल में कर व्यवस्था नियमित नहीं थी, अनियमित थी। कुछ उसका लेखा जोखा कुछ नहीं पता। इस काल में जो कर को क्या कहा जाता था? बलि। इस काल में कोई सिक्का नहीं था, परंतु एक सोने का सिक्का आभूषण सिक्के की तरह प्रयोग किया जाता था। अब इसके बाद देखते हैं हमारा धर्म। तो उत्तर वैदिक काल में हमारा धर्म कैसा था? इस काल में प्रजापति ब्राह्मणों के सबसे शक्तिशाली देवता हो गए, जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था? इंद्र थे सबसे शक्तिशाली देवता। इसके बाद आता है इस काल में ब्रह्म विष्णु महेश की अवधारणा की शुरुआत हो गई। इस काल में पूषण शूद्रों का प्रमुख देवता हो गए। तो बेसिकली ये थे हमारे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड सभी पॉइंट जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा, आने वाले समय में मैं कोई भी वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।